जय हिंद दोस्तों। रेबल सदानंद आप लोगों के बीच में 15 अगस्त का इंतज़ार कर रहा हूं, जिस दिन आप लोगों को समर्पित करूंगा अपना संगठन रेबल सदानंद फाउंडेशन को। और उस दिन से पूरे देश में देशव्यापी जो है हमारी मूवमेंट शुरू होगी, रेबेलियन शुरू होगी। देश के कोने कोने में जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी समस्याएं लिख के हमें दी हैं। उन समस्याओं के ऊपर बहुत अच्छे से वर्कआउट हो रही है, बहुत अच्छी तरीके से। एक बहुत बड़ी टीम है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सानिध्य से। जो लोग रेबल सदानंद फाउंडेशन को गौर कर रहे हैं, अपने सजेशंस दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रेबल हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ें और जहां जहां आपकी जरूरत हमें पड़ेगी आप आए, और जहां जहां आपको हमारी जरूरत पड़ेगी वहां आएंगे। ये अगर जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत मीन्स प्रोत्साहन मिलता है। मेरे प्यारे देशवासियों, समस्या तो है ही है हमारे मुल्क में, हम देख ही रहे हैं। लेकिन मेरे एक बहुत परिचित व्यक्ति हैं, सुधीर कुमार मेहता जी, अंकल है, हमारे नेबर में रहते हैं, नेबरहुड में। उन्होंने एक बात बोला कि आप केवल समस्या गिनाओगे या समस्या का समाधान भी बताओगे? तो मैंने कहा अंकल जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, 15 अगस्त तक की बात है। अभी तो पहले समस्याएं गिना रहा हूं, और अगर समस्याओं का समाधान सुनना है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट को हमें बुलाना चाहिए ना। गवर्नमेंट हमें बुलाएगी तभी तो हम समस्याओं का समाधान देंगे। ऐसा तो नहीं कि मैं घर बैठे उनको समाधान देता रहूं। समाधान देंगे, जब हम प्रश्न उठाते तो उसका उत्तर भी देंगे। whenever there are questions there would be answers, and whenever there are some people ask anything, replies will always be there, वो फॉलो होगी। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं मेरे भाइयों। बहुत जल्दी हम लोग ईद और रक्षाबंधन के त्यौहार को भी मनाएंगे। आप लोगों को पहले ही मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा। कोरोना काल में आप लोग अपना ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपना मुद्दा शुरू करूं आप लोगों के बीच, आप सबकी मंगलता की मैं कामना करूंगा, आप लोगों की सफलता के लिए कामना करूंगा, और आप लोगों की सेहत के लिए मैं कामना करता हूं ईश्वर से आप लोग सब ठीक रहें। और ठीक इसलिए रहें कि इस वक्त देश को आप लोगों की जरूरत है। देश बहुत बुरी स्थिति में है, बेहतर है हम ठीक रहें तो देश को ठीक करेंगे। भाई और बहनों, आज बात करेंगे दो चीजों की। पिछले 6.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नेंस चल रही है बीजेपी गवर्नमेंट की, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मुसलमान राष्ट्र बन जाएगा, कोई कहता है हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा भाइयों और बहनों, आज जो मैं उदाहरण लेने वाला हूं हमारे दो पड़ोसी राज्यों की है, मीन्स पड़ोसी देशों की बेसिकली। पहले हमारे राज्य हुआ करते थे, अब देश हो गए। एक आप लगा लीजिए नेपाल और एक बांग्लादेश। आप जानते हैं दोनों ही छोटे छोटे देश हैं, भौगोलिक तरीके से ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा जनसंख्या इनकी नहीं है। लेकिन एक समय था जब इन दोनों देशों की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। इकोनॉमिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोथ नेपाल एंड बांग्लादेश वर वेरी पुअर कंट्रीज। नेपाल में तो टूरिज्म के अलावा कुछ था ही नहीं, और बांग्लादेश में जूट के अलावा। लेकिन आज जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं, बीजेपी की सरकार जो है, केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, और बीजेपी के जो भक्त हैं, जो मानने वाले, वो गौर से सुने, क्योंकि वो अगर सुनेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई और बहनों, मैं दो चीजें देख रहा था। 2013 के बाद 2014 में जब बीजेपी गवर्नेंस आई और एक बहुत बड़ा वेव हुआ, लहर, मोदी लहर जिसे हम कहते हैं। मैं तो उसे मोदी कहर बोलता हूं, खैर लोग लहर मानते होंगे। कहर मैं इसलिए बोलता हूं कि देश पे कहर ही गिरा है। चलिए बात करते हैं आज कि भाई और बहनों, आज बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है, आज नेपाल की जो इकोनॉमी है, वो भारत की इकोनॉमी से ऊपर जा रही है। कमाल देखिए, 2013 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2020 का स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए, 2014 के बाद नेपाल और बांग्लादेश की ग्रोथ देखिए, और 2014 के पहले भारत की ग्रोथ की रफ्तार देखिएगा। दोनों में क्या डिफरेंस था आपको पता चलेगी, और मैं ग्राफिकली आपको ये चीजें शेयर भी करूंगा। उसके कारण मैं आपको बताना चाहूंगा, आज बांग्लादेश की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.9% है, 7.9%। और भारत के लिए विभिन्न एजेंसियां डिक्लेयर कर रही हैं कि 6.1 हो सकता है, उसके नीचे हो, उससे और कम हो। जबकि बांग्लादेश के पास आय की कोई बहुत बड़ा जरिया नहीं था, पर उनकी गवर्नमेंट ने क्या यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर किया है, क्या यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज किया है, एक्चुअली क्या घोटाले नहीं हुए हैं। बताना चाहूंगा, बांग्लादेश की सफलता के पीछे दो चीजें हैं। बांग्लादेश के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो एमएलए एमपी जो वहां के होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो लोगों में बीच होते हैं,
वो लोगों के बीच अपनी मन की बात नहीं सुनाते, वो लोगों की मन की बात सुनते हैं। आज उनका जीडीपी ग्रोथ आप लगा लीजिए, मींस व्हाट अ स्टैटिस्टिकली ग्रोथ 7.9% है बांग्लादेश का। लगाइए, एक लेटेस्ट रिपोर्ट था जिसमें बताया गया है, मैं आपको बता देना चाहूंगा, बांग्लादेश एंड नेपाल आर बोथ अहेड ऑफ इंडियाज ग्रोथ इन एज साउथ एशिया स्लोज डाउन। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। अब बीजेपी के प्रिय मित्रों, ये ना कह दीजिएगा कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट गलत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक से आपकी सरकार ने जो पैसे लोन लिए है ना, कितने अरब का लोन है, वो एक बार देशवासियों को बताने का कष्ट कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि जो पैसे आप लोगों ने लिए हैं, वो पैसे का आप लोगों ने यूटिलाइजेशन क्या किया है। 2 दिन पहले मैंने आसाम की बात उठाई थी कि आसाम का चाय जो है केंद्र सरकार का है, असम का पेट्रोल जो है केंद्र सरकार का है, लेकिन बाढ़ जो है असम का, वो असम का हो जाता है। अभी तो खैर और चर्चा होगी, लेकिन आज बांग्लादेश और नेपाल, भाई और बहनों, बांग्लादेश एक इस्लामिक नेशन है, आप जानते हैं, मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हिंदू राष्ट्र तरक्की नहीं करता या मुसलमान राष्ट्र तरक्की नहीं करता। और ये दोनों ही देश ज्योग्राफिकली हमसे बेहद छोटे हैं, बेहद कमजोर हैं। फाइनेंशियली ये बहुत कमजोर थे 2014 के पहले, लेकिन ये दोनों ही राष्ट्र इंडिया को रेस में पीछा छोड़ रहे हैं। और हम अखबारों में क्या देखते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री विश्व भर का दौरा कर रहे हैं। भारत को आज 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 अब 2 दिन से एक बात आ रही है, रफाल आ गया, रफाल आ गया, रफाल आ गया। अरे भाई, अगर रफाल नहीं आता तो कोई हमारे देश में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देता क्या? हम इतने कमजोर हैं क्या? अब रफाल के ऊपर आप 1 हफ्ता फुटेज ले लोगे, बहुत बढ़िया। बाढ़ आप दिखा नहीं सकते, बिहार की स्थिति आप दिखा नहीं सकते, कोरोना में आप अपने अकर्मण्यता को दिखा नहीं सकते, छुपाए जा रहे हो, अब आप रफाल दिखाओगे। कोई बात नहीं, गृह मंत्री जी फिर से गायब हो जाते हैं। अब देखिए कमाल की बात, बांग्लादेश और नेपाल की बातें करते हैं आज। भाई और बहनों, 2013 की मैं एक स्टेटस आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे कि क्या है, मतलब स्टेटस को जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। रीजन क्या है, 2013 में अगर हम एक यूएस डॉलर को कंपेयर करें कि बांग्लादेशी टाका, बांग्लादेश की करेंसी को टाका बोलते हैं, 2013 में $1 का मतलब जो था वो आप लगा लीजिए 77 टाका था, 77 टाका, बांग्लादेश की 77 टाका। और 2020 में कितना है मैं आपको बता दूं, 84 टका, यानी 7 टका का फर्क है, केवल 7 टका का। ठीक है जी भाई और बहनों, गौर से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। 2013 में एक यूएस डॉलर की जो बांग्लादेशी करेंसी का कन्वर्जन था वो 77 टका था। बांग्लादेश की करेंसी को हम टाका बोलते हैं। और 2020 में बांग्लादेश का मतलब एक यूएस डॉलर मतलब 84 टका है, यानी 7 टका का वैल्यूएशन है, 7 टका नीचे गिरी है, बस यही ना। अब हम भारत की बात करते हैं। 2013 में भारत की क्या थी जी? भारत का 56 था जी, 56। आप लगा लीजिए 56, एक यूएस डॉलर का मतलब 56 रुपए 20 पैसे था 2013 में। मेरे प्रिय भारतवासियों, 2013 में एक यूएस डॉलर की जो कीमत थी भारतीय करेंसी में 56.30, यानी $56 मान के, 56 रुपए मान के चलिए। एक यूएस डॉलर मतलब 56 रुपए, ठीक है। आज 2020 में $1 की वैल्यू कितनी है जी? 74.76, यानी 74.5 रुपए, 74.5। आप समझ रहे मेरी बात भाई और बहनों? 18 रुपए नीचे गिर गए हम, 18 रुपए। बांग्लादेश 7 टका गिरता है, हम 18 गिरते हैं। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में। माननीय वित्त मंत्रालय, आपने लठ गाड़ दिया, आपने लठ गाड़ दिया निर्मला सीतारमण जी। क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं आप। बांग्लादेश जैसा एक छोटा सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, जिसको इंदिरा गांधी सरकार ने जन्म दिया, पाकिस्तान से अलग करके, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? गौर से समझिएगा कितना बड़ा डेप्थ है। बांग्लादेश जैसा एक अदना सा देश जिसको भारत ने जन्म दिया, आज वो बांग्लादेश हमारे से आगे दौड़ रहा है। आज उसकी मैन पावर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम कर रही है, जूट जबरदस्त चल रहा है, लिनन के जो प्रोडक्शन है जबरदस्त चल रही है, उनके यहां टेक्सटाइल बूम पे है, और भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हाशिए में है। आप सूरत देख लीजिए, अहमदाबाद देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, मुंबई वडोदरा देख लीजिए, भारत में हाशिए में। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा ह्यूज डेवलपमेंट, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी, हाउडी मोदी। क्यों भाई मोदी जी, मेरे माननीय और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी, आप 6.5 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं। इतने में तो पूरे अंतरिक्ष की परिक्रमा लगा लेते हम लोग। उसके बावजूद डॉलर जो है 2013 में 56 रुपए का वैल्यू था,
₹56 आपने 74 रुपए में पहुंचा दिया, ₹74.5 में। कमाल के अच्छे दिन लाके दिए हैं मेरे बीजेपी के संगी साथियों और प्रिय बीजेपी के भक्तों। रेबल सदानंद पति की बात में यकीन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार गूगल कीजिए, एक बार नेट खोलिए, एक बार फॉरेक्स को खोलिए और उसके बाद ये जवाब मांगिए बीजेपी के नेताओं से कि जब मनमोहन जी की सरकार थी तो डॉलर औंधे मुंह तो नहीं गिरी थी ना। जब पेट्रोल बहुत महंगी थी तब हमारे यहां ₹70 लीटर था। अब जब पेट्रोल औंधे मुंह गिरी हुई है, हम 100 के पास पहुंच रहे हैं। लेकिन आप लोग तो प्रश्न नहीं करेंगे क्योंकि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास है। मैं भी हिंदू ब्राह्मण हूं और श्री राम को पूजता हूं। भगवान श्री राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, लेकिन भगवान श्री राम ने यह तो नहीं बोला ना हमें कि आंखें बंद कर लो और अंध भक्त बन जाओ। ये तो आपको भी सोचना होगा। बांग्लादेश जैसा एक राष्ट्र जो कि मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्र है, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, आज नेपाल हमें पछाड़ रहा है और हम क्या बोलते हैं, चाइना के साथ देके नेपाल बिक जाएगा, पाकिस्तान को खरीद लिया चाइना ने। भाइयों और बहनों, जब 100% एफडीआई कर दी मोदी गवर्नमेंट ने, तो विदेशों का पैसा हमारे यहां नहीं लगता क्या? तब तो हमारा देश गुलाम नहीं होता क्या? लेकिन नहीं, हम कोई भी बात करेंगे दो पक्ष के तौर पे बात करेंगे। अगर बीजेपी के ऊपर बात आती है तो हम करेंगे ही नहीं, और अगर दूसरी पार्टी का बात आएगी तो तुरंत हम ऐप बदलेंगे, चाइना के ऐप बदलेंगे, हम स्नैपचैट बदलेंगे, हम फलाना करेंगे, हम ढेका करेंगे। मुझे ये बात तो बता दीजिए, बांग्लादेश की करेंसी 2013 में $1 में आप लगा लीजिए, 2013 से लेकर 2020 7 साल में केवल 7% गिरी है, 7%। और भारत में 7 साल में ₹18, 2.5 गुना। क्या ग्रोथ है! उनका 7.9% है जीडीपी और हमें 6% के लिए सोचना पड़ रहा है। उनके यहां प्रवासी, कोरोना वहां भी है लेकिन वहां प्रवासी मजदूर नहीं है, और हमारे यहां प्रवासी मजदूर हो जाते हैं अपने देश के मजदूर। लेकिन नहीं, हमें तो समझ में आनी नहीं है। आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देता हूं, इसी से अंदाज लगा लीजिए कि भारतीय सरकार काम क्या कर रही है। पहले भी उठाया था ये बात, आज भी उठाता हूं। भारतीय सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन बंद कर दी। मेरे प्रिय साथियों, मेरे देश के नागरिकों और मेरे भाइयों और बहनों और सभी धर्म और जाति के लोगों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे श्रेष्ठ मुसलमान भाइयों, अमर सिखों, मेरे क्रिश्चियन के सेवादारों, एक बात मैं आज आपसे बोलूंगा। आप सोचिए कि हमारे पास तो बहुत बड़ा रिजर्व फंड होना चाहिए। हमने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के लोगों से वसूल कर ली, हमने रसोई गैस बढ़ा दी। बाबा रामदेव जी ने जो इतने बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करते थे, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे, उन्होंने आटा की कीमत ₹50 बढ़ा दी 5 किलो की थैली में या 10 किलो की थैली में, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन बाबा को कभी कोई देख नहीं पाए कि रोड पे आके लोगों को पैसे बांट रहे हो, लोगों को भोजन बांट रहे हो। लेकिन नहीं, वो आए थे भ्रष्टाचार के नाम पे, बीजेपी के साथ आए थे। आज जब बीजेपी गलत कर रही तो बाबा रामदेव को टाइम नहीं मिल पा रहा है। खैर एनीवे, मैं बाबा जी से क्या उम्मीद करूं, वो तो बाबा जी हैं। अब वो बाबा जी नहीं, वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है। मेरे दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बांग्लादेश की जो रफ्तार है इकोनॉमिकली, क्या बांग्लादेश में पेट्रोल की यही रेट है? क्या दूध का यही रेट है? क्या फल और सब्जी की यही रेट है? उनकी जीडीपी बढ़ रही है, हर एक देश में उनके नागरिक अच्छे तरह से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। राकेश मान जी, मैं एक बात आपको बोलूंगा कि लिखने से पहले थोड़ा सोचें। मैंने बांग्लादेश की जीडीपी के बारे में बोला है और आपको कोई ऐसे नहीं बोला कि आप मेरे बारे में कमेंट कर दो। बात करो ना, मेरे साथ बात करो, तब तो बोलेंगे ना जी। आप ये बताओ, नेपाल हमसे आगे जा रहा है, जीडीपी में आगे जा रहा है, इतना छोटा सा देश, कोई ज्यादा फसल नहीं है उनके पास। हमारे पास खनिज है, वाणिज्य है, एग्रीकल्चर है। और एक बात भाइयों और बहनों, मैं आपको पूछना चाहूंगा, मोदी जी अक्सर कहते हैं हम किसानों के लिए ये करेंगे, योगी जी भी बोलते हैं, विभिन्न प्रदेशों में इनकी सरकार बोलती है। चलिए एक बात मैं पूछता हूं आप लोगों को इस वीडियो से माध्यम में, जब हम किसी अस्पताल में जाते हैं, अभी मैं यहां ग्रेटर नोएडा में बताता हूं, यथार्थ हॉस्पिटल है, ₹600 लेते हैं विजिट का। और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर है, नीरो हॉस्पिटल है, डॉक्टर राजीव मोतियानी, नाम ले रहा हूं मैं, डॉक्टर राजीव मोतियानी, ₹1000 का विजिटिंग चार्ज है, ₹1000 का केवल विजिटिंग चार्ज। चाहे कोई भी गरीब आए सिर का दर्द लेके, ₹1000 उनको चाहिए, ठीक है जी। हॉस्पिटल में ₹600 चाहिए, और हॉस्पिटल कहते हैं कि 3 दिन के अंदर आओगे तो ठीक है, नहीं तो 3 दिन बाद आओगे तो फिर से और ₹600 देने पड़ेंगे।
1,000 रुपए न्यू हॉस्पिटल, डॉक्टर राजीव मोतियानी, नाम लेके बोल रहा हूं मैं। भाई और बहनों, मुझे एक बात बताओ, जब डॉक्टर अपने मर्जी से 1,000 रुपए विजिटिंग चार्ज ले सकता है, तो हमारे देश के किसान अपने मर्जी से गेहूं का रेट क्यों नहीं तय कर सकते? हमारे देश के किसान धान का रेट क्यों नहीं कर सकते? हमारे सब किसान अपने सब्जियों को रेट क्यों नहीं कर सकते? सरकार मंडियों का रेट क्यों करती है भाई? कश्मीर के, हिमाचल के लोग सेब का रेट क्यों नहीं रख सकते अपने तरीके से? गवर्नमेंट क्यों रेट रखेगी भाई? अगर गवर्नमेंट को रेट ही रखना है तो डॉक्टरों का भी रेट फिक्स करो, हॉस्पिटल का रेट भी फिक्स करो, कर दो 100 रुपए विजिटिंग चार्ज। भाई सरकारी अधिकारी, बीजेपी के, गवर्नमेंट के कुछ लोग अगर देखते हैं मेरी इस वीडियो को, भाई और बहनों, मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वो सवाल है जो आप लोगों के दिल में है, लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिल में, लाखों करोड़ों भारतीयों के दिल में, हर भारतीय मुसलमान के दिल में, हर भारतीय हिंदू के दिल में, हर सिख ये बात पूछता है। आप मुझे बताएं कि डॉक्टर अपने मर्जी से 1,000 रुपए ले रहा है, 600 रुपए ले रहे हैं हॉस्पिटल वाले विजिटिंग चार्ज कंसल्टेंसी के, और जो किसान है वो धान का रेट नहीं कर सकता, वो गन्ने का रेट नहीं कर सकता, वो सब्जियों का रेट नहीं कर सकता। मुझे एक बात बता, क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या कृषि एक कारोबार नहीं है? क्या कृषि को कारोबार में नहीं बदलना चाहिए? क्या किसान को कारोबार का हक नहीं देना चाहिए? इस बारे में केंद्र की सरकार आंखें बंद करके बैठी। हम किसानों को, किसान हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। यूपी में योगी जी ने इतने रेट बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए कि उनकी हालत खराब हो गई। आज उनको अपनी सब्जियों की कीमत नहीं मिल रहा है, मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन अभी भी बीजेपी के कुछ भक्त मुझे उल्टा पुल्टा लिखे जा रहे हैं लाइव। अरे आप खूब लिखिए मेरे दोस्तों, बीजेपी के मेरे संगी साथियों, खूब लिखिए, मेरे बारे में उल्टा लिखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं तो जायज बात करता रहूंगा। ये सवाल रेबल सदानंद के नहीं है, ये सवाल करोड़ों भारतीयों के हैं कि आखिर हम किसानों को क्यों नहीं दे रहे पावर अपनी सब्जियों का रेट रखने का। सोचिए ना एक बार, बांग्लादेश में लोग अपनी चीजों को रेट कर रहे हैं, नेपाल में एक आदमी अपने मर्जी से सेब बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसे उगा रहा है भाई, उसका खर्चा हो रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर उगा रहे हैं पैसे, एजेंसीज उगा रहे हैं पैसे, आप टैक्स ले रहे हो, जीएसटी ले रहे हो। आप तो कोरोना में भी 500 रुपए का दंड ले रहे हो, मास्क नहीं पहने तो 5,000। अभी हेमंत सोरेन ने 1 लाख रुपए का तुगलकी फरमान कर दिया था, बहुत बढ़िया। 20 रुपए का मास्क देने की औकात नहीं आप लोगों की, और 5-5 हजार लेने की भिखारी हैं आप लोग, भिखारी। आप लोग भीख मांगिए, लूटने की क्या जरूरत है, हम वैसी भीख दे देंगे आप लोगों को। मेरे दोस्तों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं रेबल सदानंद पति, मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747, मैं रिपीट करूंगा 8800092747, ये मेरा नंबर भी है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे कृपया करके सब लाइव आइएगा। मैं अपने संगठन को आप लोगों को समर्पित करूंगा। अभी तक तो मैं तैयारियां कर रहा था, लोगों को जोड़ रहा था, लाखों करोड़ों लोग जुड़ गए हैं आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, 15 अगस्त को मैं 3 चीजें मांगने वाला हूं आपसे, और मैं लूंगा और आप लोगों को देना पड़ेगा। एक भाई अपने भाई से मांगता है, एक भाई अपने दीदी से मांगता है, एक बेटा अपने मां बाप से मांग रहा है, एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से मांग रहा है, एक दोस्त अपने दोस्त से मांग रहा है, एक भारतीय अपने भारतीय भाई बहनों से मांग रहा है। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं लाइव आऊंगा, अपनी टीम को आप लोगों को समर्पित करूंगा, आप लोगों को अपना आशीर्वाद देना है। उस दिन से हमारी संगठन देश की सड़कों में उतरेगी, हर राज्य में जाएंगे हम यूनिट बना बना के। मैं तो अब भी जा रहा हूं इस कोरोना काल में। देखिए मैं एक बात बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति कोरोना में घर में नहीं मर रहा है। आप रिपोर्ट को चेक कीजिएगा, अस्पताल में जाने के बाद लोग मर रहे हैं, चेक कीजिएगा इस रिपोर्ट को। कोई भी व्यक्ति जो कोरोना में पीड़ित है, किसी को जुकाम है तो कोरोना है। अमिताभ बच्चन जी ने नानावटी अस्पताल को इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दे दिया, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आपको पता है, ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के। भाइयों और बहनों, वक्त है, ऐसे बड़े बड़े फिल्म स्टार को अलग कीजिए अपने लाइफ से, इनसे कुछ उम्मीद मत कीजिए, कुछ नहीं करेंगे देश के लिए। ये तो वहां भी ये इतने बढ़िया एक्टर है ना, अमिताभ बच्चन जी, अनुपम खेर जी, किरण खेर जी, ये इतने बढ़िया एक्टर है। इन्होंने एक्टिंग कर करके ये सांसद भी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं, वहां से भी पैसे कमाते हैं, यहां से भी पैसे कमाते हैं। और डॉक्टर कफील खान जैसा आदमी, जिन्होंने बच्चों के लिए इतनी सेवा की, आज जेल में सड़ रहे हैं। अखिल गोगोई जैसा आदमी
असम का एक्टिविस्ट, आज उनके ऊपर वापा लगा दिया गया है। वो भारत के पहले ऐसे नागरिक होंगे अखिल गोगोई जिनके ऊपर टेररिज्म एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके ट्रायल पे लाया जाएगा। यानी कि केंद्र सरकार कुछ भी कर सकती है। मैं बहुत सोच समझ के बातें करता हूं। मैं लॉ प्रोफेशन से भी हूं, मेरे फैमिली में सब लॉयर्स हैं, मेरे मिसेस भी एक सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं, और मेरे सगी साथियों आप जैसे भाई बहनों जो मेरे साथ हैं, इतनी आसानी से आप मुझे नहीं कैच कर पाएंगे, ये मैं बता देता हूं। जेल तो मेरी किस्मत में लिखी है, मैं जाऊंगा, उसकी मुझे परवाह नहीं है, लेकिन मैं सड़कों में आंदोलन शुरू करके जाऊंगा। इस देश में जो आग लगाई गई है ना बीजेपी के गवर्नेंस के द्वारा, उस आग को हम बुझाएंगे। और भाई और बहनों 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे से जब मैं समर्पित करूंगा रेबल सदानंद पति फाउंडेशन को आप लोगों को, उसके बाद मेरी और हमारी टीम देश के कोने कोने में हर जगह में हम लोग आने वाले हैं। हम तो एमएलए एमपी के चिट्ठे खोलेंगे, हम पीएमओ में भी आएंगे, प्रधानमंत्री जी के घर तक मार्च करेंगे। हम उनसे पूछेंगे एमएलए एमपी की पेंशन आपने क्यों बंद नहीं की? आपने पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया। 40 साल जो नौकरी कर रहा है उनका पेंशन बंद कर रहे हो आप। और आप लोग 5 साल जो रहते हो नेता बनके, जिंदगी भर लाख लाख रुपए 1.5 लाख का पेंशन खाओगे। है हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा फ्री का है, हमारा पैसा हराम का है क्या? खून मेहनत खून पसीने की पैसे हैं, एक पैसा हजम नहीं करने दूंगा। और फिर आप बोलते हो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आप तो खिला रहे हैं मोदी जी, आप तो खिला ही रहे हैं। आप लोग तो विधायक खरीद रहे हैं ओपनली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कौन सी घुट्टी दे दी आपने? कांग्रेस छोड़ के ले आए। भाइयों और बहनों, आज बांग्लादेश एक इस्लामिक राष्ट्र, आज नेपाल एक हिंदू राष्ट्र हम लोगों को हरा रहा है। एक बात मैं बोलूंगा, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे अपने बेटे के साथ हो जाइए, या तो मुझे अपना बना लीजिए या आप मेरे बन जाइए। इस देश को बचा के दम लेंगे। ये लड़का रेबल सदानंद पति अपना घर छोड़ चुका, और मुझे परवाह नहीं है कि मेरे गाड़ी का नंबर फ्लैश कर दे, मुझे मरवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, मैं राजीव दीक्षित की तरह नहीं मरूंगा। मैं राजीव दीक्षित की तरह नहीं मरूंगा। वो महान व्यक्ति थे, मैं लड़ूंगा। मुझे मरने का शौक नहीं है, मुझे लड़ने का अरमान है। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का शिष्य हूं, मैं भगत सिंह के आगाज हूं, आवाजू लोकमान्य तिलक और शिवाजी को मानता हूं, अशफाकुल्ला खान को मानता हूं। मराठा से लेके जाट, गुजर से लेके पटेल, दलित से लेके पंडित, और पंडित से लेकर मुसलमान, और मुसलमान से लेके क्रिश्चियन और अमर सिख, इन सब को अगर मैंने खड़ा ना कर दिया ना भारत की सड़कों में, मेरे नाम पे थू कर देना। अगर गुरुद्वारे से लोग निकल के ना आए, अगर मस्जिदों के दरवाजे ना खुल जाए, और मंदिरों के कपाट ना खुले, और गिरजाघरों के घंटे ना बजे, तो लानत है रेबल सदानंद पति को। ये देश का बेटा निकल चुका है 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे। अभी तो मैं रोज 2-2 दिन में आने लगूंगा लाइव। अभी आसाम, बिहार, सिक्किम, अखिल गोगोई, अभी मणिपुर के मुद्दे हैं। अखिल गोगोई के लिए मैं आ रहा हूं आसाम, 15 अगस्त के बाद मैं निकल रहा हूं आसाम। डॉक्टर कफील के लिए मेरी टीम, मेरी वाइफ, ये लोग जा रहे हैं। मेरी वाइफ वैसे भी उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिस करती हैं, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एडवोकेट सरिता मलिक, नाम सुन लेना बीजेपी के भक्तों, एडवोकेट सरिता मलिक। डॉक्टर कफील के लिए, अखिल गोगोई के लिए, और जितने भी एक्टिविस्ट को जेल में डाला है ना, उनके लिए मेरी पूरी टीम आ रही है। भाई और बहनों, 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे मैं आपसे कुछ मांगने वाला हूं, हक के साथ। हर रिक्शा वाला, हर ऑटो वाला, हर सब्जी वाला, सड़क पे छोटे मोटे काम करने वाले मेरे मैकेनिक साथियों और भाइयों और बहनों, नर्सों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सरकारी अधिकारी, और मेरे जो लोग कुछ ना करते हो मेरी तरह अनएम्प्लॉयड, मैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। मुझे सरकारी नौकरी की कभी अभिलाषा नहीं थी, लेकिन देश के युवाओं को इसकी जरूरत है। अगर एक राष्ट्र नौकरी ना दे पाए, असम भी आ रहा हूं, अखिल गोगोई को छुड़ा के दम लूंगा। और सुधीर मेहता जी, आपने मुझसे पूछा था कि समाधान क्या है। अंकल जी, 15 तारीख का इंतजार कीजिए, और वो तमाम लोग इंतजार कीजिए 15 तारीख को। लाइव रहिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। हाथ जोड़ के विनती करूंगा और हक के साथ कह रहा हूं, रेबल सदानंद पति आप लोगों से आह्वान करता है, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नंबर 8800092747। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, 5 लाख से 10 लाख से ज्यादा कॉल आ रहे हैं, सबका कॉल उठा नहीं पा रहा हूं, लेकिन 15 अगस्त के बाद ये कॉल डाइवर्ट हो जाएगा। हर एक के कॉल उठेंगे, हर एक की शिकायतें सुनी जाएंगी। लेकिन 15 अगस्त तक थोड़ा मुझे झेल लीजिएगा।
अकेला आदमी हूं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से सेटअप नहीं है। सारा सेटअप तैयार हो रहा है, हर शहर में आएंगे। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हम रेबल्स हैं, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी को, चाहे समाजवादी के हो, चाहे तृणमूल के हो। हाँ, मैं एक बात बोलूंगा, केंद्र सरकार के खिलाफ तो बिगुल बजा दी है, शंखनाद है, प्रचंड वार करूंगा, प्रचंड वार। मैंने एक बात बोला था आपको कि रेलवे स्टेशन में एक चाय वाला चाय बेचा करता था, आज चाय वाला देश को बेच रहा है, ट्रेन को बेच रहा है, आज वो रेलवे स्टेशन बेच रहा है। बेहतर है आप वक्त रहते समझ जाएं, कल को हमारा आप बेचे जाएंगे। आप देखिए, एक बड़ी कमाल की बात है, अगर आप ये बात समझ पाए तो बहुत बड़ा लॉजिक है। 15 अगस्त को मैं आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, पीएमसी बैंक, इनके लिए नए सिरे से युद्ध शुरू करूंगा, नए सिरे से सारी टीम को ले आऊंगा, सारी की सारी टीम। भाई और बहनों, मेरी एक बात सुनिएगा गौर से, किस तरह ये बीजेपी के गवर्नमेंट ने अंबानी जी को भी सपोर्ट किया है। अंबानी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं मुकेश जी आपका सम्मान करता हूं, आप एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है। मैं रतन टाटा का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि आप लोग देश के जनाधार है। लेकिन आप देखिए, बीएसएनएल हार गया रिलायंस जियो से, भारत पेट्रोलियम हार गया रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार गया रिलायंस गैस से, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक हार गया रिलायंस डिफेंस से। ये भारत आत्मनिर्भर होगा या अंबानी निर्भर भारत बनेगा? सोचिए आप इस बात को, गौर कीजिएगा। ये कमेंट नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाइयों और बहनों, कि बीएसएनएल जो है वो रिलायंस जियो से हार जाता है, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम हार जाता है रिलायंस पेट्रोलियम से, ओएनजीसी हार जाता है रिलायंस गैस से, और एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हार जाता है रिलायंस डिफेंस से। तो ये अंबानी निर्भर भारत है या आत्मनिर्भर भारत है? और देखिए, रतन टाटा जी ने एक बात बोला था, कारोबार सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, छटनी करना कोई समस्या का समाधान नहीं है। लाखों लोगों की नौकरी जाना कि पता नहीं इस गवर्नमेंट से क्या क्या गई और क्या क्या नहीं गई। आप सोच के देखेंगे तो आपकी आत्मा जो है हिल जाएगी, आत्मा ही हिल जाएगी। और मैंने शुरू से एक बात बोला, एज ए रेबल बोल रहा हूं, एज ए बागी बोल रहा हूं, भाइयों, अखिल गोगोई को तो मैं छुड़ा के दम लूंगा। आपने वापा लगाया, मैं पूरी टीम लगा दूंगा, बेस्ट लॉयर्स की टीम लगाऊंगा। लेकिन मैं उन लॉयर्स को एक बात बोलूंगा, दुनिया में कमाते हो, कपिल सिब्बल जी आइए हमारे साथ। आपने अरविंद केजरीवाल के भी केस लड़े, हमने सुना 10-10 लाख रुपए। भाई हम पे पैसे नहीं है, हम बागी हैं। आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं, एक आध काम हम जैसे साधारण लोगों के लिए भी कर दीजिए, आपसे हेल्प मांगता हूं। आप देश के इतने बड़े वकील हैं, थोड़ा हमें भी आशीर्वाद दें। कपिल सिब्बल जी, अगर कोई लोग मेरे वीडियो देख रहे, वीडियो कपिल सिब्बल जी तक भी ये मैसेज भेजिएगा कि रेबल सदानंद आह्वान करता है, आपने दुनिया भर के केस लड़े होंगे, कुछ केस रेबल्स के लिए भी लड़ लीजिए, सहायता कीजिए हमारी। क्योंकि आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी एक पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो कितना दुख का विषय है। वो भी एक गोगोई जी हैं, बहुत मन में दुख हुआ। एक तो जुडिशरी भी अगर ऐसे करने लगे तो कितना कष्ट है। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिएगा, एक रेबल के तौर पे मैं बात कह रहा हूं, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज उठाने वालों पे लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों पे नहीं। और हम इतिहास बनाएंगे, इतिहास से हमारा संबंध पुराना है। मैं रेबल सदानंद पति, मेरा नंबर 8800092747। 15 अगस्त सुबह 8:30 बजे हम वो करने वाले हैं जो आज तक देश में किसी संगठन ने नहीं किया, आज तक। और आप लोगों को गर्व होगा अपने बेटे पे, आपके बेटे के संगठन पे, आप लोगों को अपने संगठन पे गर्व होगा। कृपया करके हमारे साथ रहिएगा। हक के साथ 3 चीजें मांगूंगा आप लोगों से, हक के साथ आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का आशीर्वाद, और तीसरी चीज मैं उसी दिन बताऊंगा आप लोगों को। तब तक सुरक्षित रहिए। इम्यूनिटी के लिए दूध और हल्दी का सेवन कीजिए, तुलसी का सेवन कीजिए, खड़े मसालों का प्रयोग कीजिए, और ईश्वर को प्रार्थना कीजिए। भाईचारा रखिए एक दूसरे के साथ, किसी के बहकावे में ना आइए, और हमारा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत।